हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम रूसो पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थिंकर हमारे जो है ये नेक्स्ट होंगे। और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है कि अभी आपको पता है कि हमने पहला लाइव टेस्ट लिया है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट हम किस सब्जेक्ट पे लेंगे और उसकी टाइमिंग क्या होगी, क्या शेड्यूल हो गए हमारे आगे लाइव टेस्ट के, यानी जो भी हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं, तो वो जो है हम वीडियो के एंड में बताएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पूरी तरीके मतलब पूरा देखिएगा सो दैट कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद रूसो। तो जब भी हमने आपको पढ़ाया है पॉलिटिकल थिंकर किसी भी, तो हमने आपको एक चीज बताई है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए। सबसे पहले कि उनका बर्थ प्लेस क्या है। तो रूसो का बर्थ प्लेस था जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके। इन्फ्लुएंस प्लेटो एंड एरिस्टोटल का जो मेनली उन पे इन्फ्लुएंस हुआ था। और उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि हॉब्स की थी। ठीक है। अब इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, जैसे डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी, ये आई थी 1755 में। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में। एंड ला नोवेला हिलियोसी, ये आई थी 1761 में। इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। और जब हम डिस्कस करेंगे तो कौन सी बुक में मेनली क्या है, मतलब मेनली जो हम इन दो बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें उन्होंने क्या बोला है ये चीज को हम देखेंगे। डिस्कोर्सेस जो है वो केवल एक ही बुक नहीं है, डिस्कोर्सेस के बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं। जैसे डिस्कोर्सेस का एक है साइंस से रिलेटेड है कि वो साइंस के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। और साथ ही एक डिस्कोर्सेस उनके डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, तो वो भी चीज है, लेकिन मेन जो है हमको यही देखने हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन नेचर, कि वो जो रूसो थे वो ह्यूमन नेचर के बारे में क्या सोचते थे। सो सी, मेनली क्या होता है, जब भी कोई भी फिलोसफर बॉर्न होता है या फिर कोई भी फिलोसफर अगर अपने को फिलोसफी देते हैं, तो मेनली वो जिस पीरियड में बॉर्न हुए रहते हैं उस पीरियड के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो जो जॉन रूसो का पीरियड था वो मेनली किससे इन्फ्लुएंस थे, मतलब उस टाइम पे क्या था, सब लोग साइंस को प्रेज कर रहे थे, मॉडर्निटी को प्रेज कर रहे थे, रीजन को प्रेज कर रहे थे। तो होना क्या चाहिए था, रूसो को भी इन चीजों को प्रेज करना चाहिए था। ठीक है, ऐसा उनके पास इन्फ्लुएंस होना चाहिए था। लेकिन ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंस, मॉडर्निटी एंड रीजन, लेकिन वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं था। वो क्या था, नेगेटिव इन्फ्लुएंस था। नेगेटिव इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है कि वो इन चीजों को प्रेज नहीं करते थे, बल्कि ये बोलते थे कि यही ऐसी चीजें हैं जो हमारे अभी रियल हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। मतलब वो बोलते थे कि ये जो भी आपका साइंस है, रीजन है, मॉडर्निटी है, ये दिस इज नॉट गुड फॉर आवर सेल्स और हमारी हैप्पीनेस के लिए दिस इज नॉट गुड। तो दैट मतलब उनका क्या है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस आया था। अब ह्यूमन नेचर क्या है, तो यहाँ पर भी जो है ये बाकी थिंकर से बिल्कुल ही अलग थे। कैसे अलग थे, जब भी आप किसी भी थिंकर के बारे में पढ़ोगे तो मेनली आपको एक चीज मिलेगी कि सब बोलते हैं कि मैन इज सेल्फिश बाय नेचर। ओके। या फिर मैन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा जो है अपने डिजायर्स को एक्स्ट्रा वो करने की कोशिश करता है, प्लेजर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। मैन इज एन एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, जैसे कि एरिस्टोटल ने बोला था। लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मैन इज एसेंशियली गुड। यानी ह्यूमन नेचर क्या है, जो बाकी फिलोसफर है उन सबसे अलग है। वो बोलते हैं कि जो मैन है वो बाय नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। ठीक है। उसको जो सोसाइटी है या फिर जो मॉडर्निटी है, जो रीजन है, उसने उसको क्या कर दिया है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बना दिया है। ठीक है। और ये जो है इस चीज को समझाने के लिए स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर, मतलब जब हमारी प्रकृति आई थी, ठीक है, या फिर जब हमारी प्रकृति थी, तो जब हमारे जो पूर्वज थे, जो सबसे पहले पूर्वज थे, जो कि ना किसी स्टेट के अंडर में थे, मतलब वो जो रियल सेल्फ थे अपने, वो जो ओरिजिनल उनका बिहेवियर था, वो था उनका स्टेट ऑफ नेचर में। स्टेट ऑफ नेचर को हमने डिटेल में बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया है। ठीक है। सो ये बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो मैन था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ही वॉज सैवेज येट नोबल। सैवेज का जो वर्ड है ये हॉब्स ने भी यूज किया है, और यहाँ से आपको पता चलता है कि वो हॉब्स से भी क्या हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है। हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो उससे भी इन्फ्लुएंस हुए थे।
तो ही सैवेज येट नोबल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले क्या था, जो मैन था उसके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो जो है अपनी ही खुशी के बारे में नहीं सोचता था। उसके लिए जैसे अपनी खुशी है, ठीक है, ऐसे ही उसके लिए दूसरों की खुशी भी क्या करती थी, मैटर करती थी। वो फील कर सकता था, उस टाइम का जो मैन था वो फील कर सकता था कि अगर कोई दूसरा इंसान पेन में है, अगर कोई दूसरा इंसान हैप्पीनेस में है, या फिर उसको हैप्पी करने के लिए वो जो है अपना एफर्ट लगाता था। लेकिन विद द राइज ऑफ रीजन या साइंस, ठीक है, विद द राइज ऑफ रीजन क्या हुआ है, मैन हैज बिकम डिप्रेव्ड एनिमल। क्योंकि जो रीजन है या जो साइंस है या जो मॉडर्निटी है, उसने क्या डेवलप किया है, मैन को थिंक करने पर मजबूर कर दिया है, ठीक है। मैन जो है बहुत ज्यादा थिंक करता है, और ऐसे में जब वो ये सारी चीजें थिंक करता है तो उसको फिर क्या होता है, वो डिवीजन करने लगता है, जो उसकी सेल्फ की खुशी है और जो डाइंग यानी हैप्पीनेस ऑफ माइन एंड डाइंग, यानी जो मेरी खुशी है वो मेरी खुशी है और दूसरों की खुशी क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक तरीके से ये जो साइंस है उसने ही यूटिलिटी को जन्म दिया है। जब हम जेएस मिल और जेएस मिल के बारे में पढ़ेंगे तब हम यूटिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो ये बोलते हैं कि दैट्स वाई वो क्या करते हैं, रीजन को कंटेम्प्ट करते हैं, कंटेम्प्ट साइंस मॉडर्निटी एंड रीजन। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो पहला वाला था यानी स्टेट ऑफ नेचर में था, वहां पे मैन जो है बहुत ही ज्यादा खुशहाल था। लेकिन अभी क्या हो गया है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगा है, बहुत ही ज्यादा सैडिस्टिक हो चुका है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बाकी उसको किसी की खुशियों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें मैन का ही दोष है या फिर बाकी किसी का दोष है, तो ये चीज देखते हैं। ये बताते हैं डिस्कोर्सेस में, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो मेनली इसमें ये क्या बताते हैं कि ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी कैसे हुई। तो ये बोलते हैं कि जो मैन था वो स्टेट ऑफ नेचर में बाकी लोगों की ही तरह था। मैन जो क्या था, वो उसको एनिमल से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, मतलब मैन जो है एनिमल की तरफ था, लेकिन उसके पास स्पेशल एबिलिटी थी। स्पेशल एबिलिटी, अभी हमने आपको बताया ना कि उसको अपनी खुशियों से ही मतलब नहीं होता था, बाकी खुशियों से भी मतलब होता था, बाकी के गम को फील कर सकता था। तो उसके पास स्पेशल एबिलिटी थी क्या करने की, परफेक्ट बनने की, ठीक है। और इस परफेक्ट बनने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, साइंस को, रीजन को डेवलप किया। और जब इन सारी चीजों को उन्होंने डेवलप किया तो कुछ लोग ऑब्वियसली क्या होंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे, और कुछ लोग क्या हो जाएंगे, वो थोड़ा सा नीचे लेवल पे होंगे, जो कि अभी भी स्टेट ऑफ नेचर में कहीं ना कहीं उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इसने क्या किया, इनइक्वालिटी को जन्म दिया। तो इज इट क्लियर, मेनली ये यही चीज बताने की कोशिश करते हैं कि साइंस एंड रीजन के साथ एक सोसाइटी का भी जन्म हुआ, ठीक है, फिर इस सोसाइटी में डिवीजन हुआ, और इस डिवीजन ने ही क्या किया, इनइक्वालिटी को जन्म दिया। तो ये मेनली इनकी डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी है। इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये जो है इसका पूरा क्रक्स है। नेक्स्ट है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने पढ़ा ही था। तो मेनली क्या है, पर्पस क्या है, सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, हॉब्स का भी हमने आपको बताया था। सेल्फ प्रिजर्वेशन जो था वो हॉब्स का पर्पस था। तो इनका पर्पस क्या था, इनका पर्पस था टू गेन रियल हैप्पीनेस। और रियल हैप्पीनेस कैसे आएगी, वो आएगी जब मैन क्या होगा, फ्री हो गया, ठीक है, यानी फ्रीडम से उसको रियल हैप्पीनेस मिलेगी। और वो फ्रीडम
मतलब वो जो रियल हैप्पीनेस है वो किस तरीके से आएगी, जब उसको फ्रीडम होगा ये चूज करने का कि वो अपने रियल उसका जो नेचर है वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है कि नहीं करता है। यानी जो स्टेट ऑफ नेचर था उसमें मैन जो क्या करता था वो अपने इंस्टिंक्ट पे एक्ट करता था, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ एक्ट करते हैं, ठीक है ना। सोसाइटल नॉर्म्स के उस पे हम एक्ट करते हैं। सोसाइटल नॉर्म्स का क्या मतलब है, अभी हमारी जो चॉइसेस है या फिर अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं तो मेनली वो हमारी सोसाइटी कैसी है। जैसे वो बोलते हैं कि फैमिली जो है वो हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होती है, तो सबसे पहले वो चीज़ें वहाँ से डाली जाती हैं, लेकिन वो फैमिली पे भी सोसाइटी का असर होता है। सोसाइटी ने एक रूल बना दिया है कि आपको इस तरीके से रहना है, आपको इस तरीके से नहीं रहना है, आपको जो है ये फॉर एग्जांपल आपको आईआईटी परस्यू करना है, आपको बीटेक परस्यू करना है, लेकिन आपको आर्ट्स में नहीं जाना है। जबकि आर्ट्स जो है वो आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देती है लाइफ को एक नए तरीके से देखने का, बट उससे किसी को मतलब नहीं है। सब लोग एकदम मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, एक जॉब ओरिएंटेड हो चुके हैं। आर्ट्स में भी अगर आप रिसर्च को डालो तो आपको बहुत ज़्यादा जॉब मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में आज भी क्या किया जाता है, एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया जाता है। जैसे ट्रांसजेंडर ही हुए, एलजीबीटीक्यू का इशू हुआ, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सोसाइटी ने क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया है। तो ऐसे में वो जो डिवीज़न है, उस डिवीज़न की वजह से हमारा जो एक्चुअल विल है हम उसके हिसाब से एक्ट नहीं करते, मतलब जो हम रियल में चाहते हैं, हमारा जो रियल नेचर है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को बोला जाता है कि आपको क्या करना है, आपको चुप रहना है या फिर आपको ज़्यादा नहीं हंसना है, बट एक्चुअली में ये उनका रियल विल नहीं होता। और सेम अप्लाई होता है लड़कों के लिए, ठीक है। उनको भी ऐसे जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा दिया जाता है, उनका नहीं मन कर सकता है, दे वॉन्ट टू बी सेफ, दे डू नॉट वॉन्ट टू डू जॉब, लेकिन उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। तो ये सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, ओके। तो वही बोल रहे हैं कि सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से हमारा जो विल होता है या जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है वो इससे इन्फ्लुएंस होती है। तो अगर हम अपने एक्चुअल विल के हिसाब से यानी रियल नेचर के हिसाब से कोई भी डिसीजन लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वो रियल हैप्पीनेस मिलेगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसीलिए उनकी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, दैट इज मैन इज फ्री बट is everywhere in chains. मतलब कहने के लिए तो फ्रीडम आपने दे दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से या बहुत सारी चीजें से, लेकिन वो जहां भी जाएगा उसे वहां के सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करने पड़ेंगे। वो अपने विल के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता, इसीलिए बोलते हैं मैन इज बॉर्न फ्री। जब इंसान जन्म लेता है तब तो फ्री होता है, बट ही इज एवरीवेयर इन चेंज, ठीक है। उसको बहुत सारी चीजें वो कर देते हैं। फिर एक और जो इसी में बोलते हैं कि जो विल होती है, मतलब ये बोलते हैं कि मेनली जो है हमारे पास अगर ये रियल फ्रीडम चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास दो ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन उसमें ये है कि या तो हम स्टेट ऑफ नेचर में वापस चले जाएं, और दूसरा है या तो हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, जिसमें हम क्या करें, अपना जो रियल विल है उसके हिसाब से लॉज बनाएं, एंड देन जो है हम रियल हैप्पीनेस को क्या करें, महसूस करें। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो बोलते हैं दैट इज इम्प्रैक्टिकल, लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये तो प्रैक्टिकल है, तो इसलिए वो कंसेप्ट देते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसमें मेनली क्या है, जैसे हॉब्स का था, ठीक है ना, सभी लोग आते हैं एंड इसके बाद से वो लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का जो है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बस डिफरेंस क्या है, जो हॉब्स में था उसमें स्टेट सॉवरेन था, ठीक है। इसमें क्या है, जो लोग हैं यानी जो पीपल हैं, सॉवरेनिटी जो है उनके पास लाई करती है, क्योंकि लॉ किसने बनाई है, वो आपके पीपल ने बनाई है, ठीक है। और इसीलिए वो बोलते हैं कि जो लोग हैं उन सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए टू मेक दिस लॉस। और ये अज्यूम करते हैं
कि जो लॉ बनाने वाले लोग हैं यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, अपने एक्चुअल विल मतलब अपने रियल विल के हिसाब से मतलब रियल विल के हिसाब से क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे। ठीक है, सो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मेनली क्या है, हॉब्स में स्टेट के पास सॉवरेंटी होती है, बाकी ये और ये। अब जो विल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आपको मैं रियल विल कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल विल जब मैं आपको बता रही हूँ तो उसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, मेनली दो टाइप के विल हैं। सबसे पहला हो गया रियल विल, ये स्टेट ऑफ नेचर वाला है कि हम अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से काम करते हैं। और दूसरा है आपका एक्चुअल विल, जो हमने अभी आपको बताया था सोसाइटल नॉर्म्स वाला। ये एक्चुअल विल जो है सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब जो हम एक्चुअली में करते हैं। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू एंड दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू। ठीक, अब सिर्फ यही नहीं बताते हैं, वो जो है पनिशमेंट का भी वो करते हैं। वो बोलते हैं कि जो मैन है दैट शुड बी क्या होना चाहिए, दे शुड बी फोर्स टू फ्री, यानी जिसको आपने सॉवरेंटी दी है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो लोग जिन लोगों ने लॉ बनाए हैं, तो उस लॉ में कुछ रूल्स भी हैं। तो उसमें उनका एक स्टेटमेंट आता है कि मैन शुड बी मेड और मैन शुड बी फोर्स टू फ्री। ठीक है, यानी कि अगर वो अपने रियल विल के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो फिर हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, हम उसको उसके रियल विल के हिसाब से काम करवाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी क्या करते हैं, इसीलिए स्कॉलर्स ने क्या बोला था कि जो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ भी नहीं है, बट लेवियाथन का जो हेड है उसको क्या कर दिया है, काट दिया है। इसका मतलब ये है कि जो पावर जो स्टेट के पास थी उसको हटा दिया गया है। सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए वो कुछ भी एक्शन ले सकते थे, इसमें मैन को क्या कर दिया, एक तरीके से फोर्स किया जाएगा कि वो फ्री हो। तो आप किसी को फोर्स कैसे करोगे फ्री होने के लिए, क्योंकि अगर वो काम करे तो मे बी इट्स इज रियल विल। ठीक है, लेकिन आप उसको एक्चुअल विल समझ रहे हो। ठीक है, तो मैन शुड बी फोर्स टू फ्री। सो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जो दो तीन चीजें और इम्पोर्टेंट है वो जान लेते हैं कि वो मेनली क्या है। सॉवरेनिटी। ठीक है, सॉवरेंटी के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो सॉवरेंटी मेनली जो होती है थ्री टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी लीगल सॉवरेनिटी, सेकेंड है आपकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, एंड थर्ड है आपकी फिलोसॉफिकल सॉवरेनिटी। तो लीगल सॉवरेंटी का मतलब है जो लोग लॉ बना रहे हैं, ठीक है, जो स्टेट है वो जो है मेन क्या है, स्टेट जो है लॉ बनाती है, तो सारी पावर किसके पास होनी चाहिए, स्टेट के पास होनी चाहिए। तो इसके प्रोपाउंडर थे आपके हॉब्स। ठीक है, फिर आपकी आती है पॉलिटिकल सॉवरेंटी। इसमें मेनली बोलते हैं कि स्टेट इज द पार्ट, लेकिन एक्चुअली में जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है वो लॉज को क्या करता है, इन्फोर्स करता है। ठीक है, तो जो रियल पावर होती है वो एग्जीक्यूटिव के पास होती है। तो इसके जो प्रोपाउंडर थे ये थे आपके जॉन लॉक। और फिलोसॉफिकल में जो सॉवरेंटी होती है वो लोगों के पास होती है। तो इसके जो प्रोपाउंडर है वो है आपके रूसो। तो यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट बन सकता है कि लीगल सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी या फिलोसफिकल सॉवरेनिटी के कौन कौन प्रोपाउंडर्स थे, इसका मैच द फॉलोइंग में एक स्टेटमेंट अच्छे से बनाया जा सकता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड नेक्स्ट जो है उनकी और भी क्या क्या चीजें थी, जैसे बाकी उन्होंने बाकी सब चीजों पे क्या बोला था, तो उसको एक बार देख लेते हैं। सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी
वो बोलते हैं कि जैसे अभी क्या होना चाहिए, जिस तरीके से हम स्टेट ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वहां पे मैन के पास मतलब अपनी प्रॉपर्टी का तो कुछ था नहीं, तो इनको मेनली क्या करना चाहिए, सोशल प्रॉपर्टी यानी जो आपका कम्युनिज्म है उसकी तरफ इनको वो करना चाहिए, आर्ग्यू करना चाहिए। बट एक्चुअली में ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये क्या बोलते हैं कि मैं जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर ये मेनली क्या बोलते हैं कि जो फार्मर्स हैं यानी जो प्राइवेट लैंड तो होना चाहिए बट ये मॉरल ग्राउंड पे होना चाहिए। जो फार्मर्स हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास लैंड ज्यादा होना चाहिए, या फिर उनको जो है एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप होना चाहिए, तो दैट इज मॉरल ग्राउंड पे होता है, जैसे कि प्लेटो का होता है। ठीक है, तो ये इनका प्रॉपर्टीज पे व्यूज थे। एंड सेकेंड ऑन विमेन। ठीक है, तो ऑन विमेन पे उनके क्या व्यूज थे। सी इतना वो फ्रीडम की बात करते हैं, बट एक्चुअली में जहाँ विमेन की बात होती है वहां पे वो क्या करते हैं, उनकी फ्रीडम को वैसे ही छीन लेते हैं। वो बोलते हैं कि विमेन जो होती हैं वो उनका जो अभी एक तरीके से जो पैट्रियार्की है, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं। किस तरीके से डिफेंड करते हैं, वो बोलते हैं कि दो टाइप की वर्च्यूज होती हैं। पहली वर्च्यू होती है आपकी जो होती है रीजन या रैशनल पे बेस्ड होती है, और ये वर्च्यू जो होती है ये मैन के पास होती है। और दूसरी होती है आपकी सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी में जैसे चैस्टिटी, ओबीडियंस, केयर, ये जो वर्च्यू होती है ये विमेन के पास होती है। तो ये बोलते हैं कि विमेन का जो काम होता है वो मेनली क्या होता है, वो चार दीवारों के अंदर होता है। ठीक है, और उनका जो मेनली काम होता है वो क्या होता है, सिर्फ इतना कि वो जो है अपनी फैमिली को क्या करें, केयर करें, अपनी फैमिली की देखभाल करें, वो जनरेशंस को आगे बढ़ाएं, एक तरीके से उनके जो कोर पैट्रियार्कल वैल्यूज होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एरिस्टोटल ने भी बोला था कि मैन का जो विमेन है उसके क्या होने चाहिए, इसी तरीके से इसी तरीके से रूसो भी इस चीज को मानते हैं। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, तो विमेन को लेकर जो उनका पर्सपेक्टिव है उसको मैरी वोलेंसक्राफ्ट ने अपनी जो बुक थी, जो कि हमारे पिछले साल क्वेश्चन पेपर में भी आई थी, कि आ राइट ऑन द विंडिकेशन ऑफ विमेन, ठीक है, तो उसमें उन्होंने उनको क्रिटिसाइज भी किया है। बट दिस इज ऑल फॉर जॉन रूसो। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, जो हमने क्वेश्चंस देखे थे वो हमने आपको सारे स्टेटमेंट के थ्रू समझा दिए हैं। अगर कुछ रह जाता है तो ऑब्वियसली जो है हम उसको टेस्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज हमने नहीं बताई है तो उसको आप क्या करिए, कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दीजिए। और टेस्ट से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट है, एवरी सैटरडे हम क्या करेंगे, आपका एक लाइव टेस्ट लेंगे 5 PM। सो मेक श्योर कि आप जो है इस टेस्ट को अटेंड करें, क्योंकि जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो रियल एग्जाम टाइम को फील कर रहे हैं। ठीक है ना, किस तरीके से एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो उसको फील कर पा रहे हैं। और जब आप उसमें आंसर देते हो ना, जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उस जब टाइम पीरियड में आप ऑप्शन देते हो तो वो आपका जो एक तरीके से रियल विल होता है। ठीक है, आप अपने इंस्टिंक्ट पे जाते हो। ठीक है, जैसे जॉन रूसो बोलते हैं। अगर आप अपने इंस्टिंक्ट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म करने वाले। और ये जो है हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को एक तरीके से डिस्कस करते हैं। तो डू अटेम्प्ट दिस टेस्ट। और जो अपना अगला टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है दैट इज इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। और इसके साथ हमारा यूजीसी नेट का टेलीग्राम ग्रुप है और चैनल भी है। ग्रुप में हम डेली एक क्वेश्चन जो है पोस्ट करते हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और चैनल पर जो भी हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट मटेरियल है या फिर जिस चीज़ को भी आपकी ज़रूरत होती है, अगर आप मैसेज कर देते हो ग्रुप में तो हम उसको चैनल में प्रोवाइड करा देते हैं। और जो भी हम डिस्कस करते हैं उसकी स्लाइड्स भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर लें ग्रुप को और चैनल को, दोनों को ही। सो थैंक यू।
थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।